हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अगत तंत्र के बारे में, और अगत तंत्र में हम चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 तक कोई भी चैप्टर नहीं देखा है 1 2 3 4 5 में से और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ चेक कीजिए। वहाँ पर मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो हम देख रहे थे इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक देखा था विषयुक्त वायु जल भूमि, यानी एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन। इसमें 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, जो कि मोस्टली इसी टॉपिक से बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। देन उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर। ठीक है, ये भी हम दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये हमारी 3rd वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर हम देखेंगे इको टॉक्सिकोलॉजी के बारे में एंड बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इको टॉक्सिकोलॉजी। जैसे नाम से इको प्लस टॉक्सिकोलॉजी, मतलब इको यानी इकोलॉजी और टॉक्सिक मतलब टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, देखो टॉक्सिकोलॉजी सबको पता है, मतलब जहाँ पर टॉक्सिक की स्टडी करे, और इकोलॉजी मतलब इको की स्टडी करे, इकोसिस्टम की स्टडी करे। तो इन दोनों शब्द को मिला के एक शब्द बनता है जिसको हम बोलते हैं इको टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी प्लस इकोलॉजी इज कॉल्ड इको टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू न्यूमैन ने 1998 में। न्यूमैन ने इसको डिफाइन किया गया था। उन्होंने बोला था कि इको टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द कॉन्टिमिनेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब इको टॉक्सिकोलॉजी क्या है, एक साइंस है कॉन्टिमिनेंट की। ठीक, कॉन्टिमिनेंट की मतलब जो भी बायोस्फीयर है उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन पर, उस बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन खास इतनी समझ में मुझे भी नहीं आई है। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई वो आपको याद रखना है। बस आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जो इको टॉक्सिकोलॉजी है वो सबसे पहले न्यूमैन ने डिफाइन की गई थी 1998 में एमसीक्यू के लिए। इसकी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि इको टॉक्सिकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन बस उसकी क्या कि इको टॉक्सिकोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल, उस केमिकल इफेक्ट का टॉक्सिक इफेक्ट को स्टडी करना ही इको टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। अब वो टॉक्सिक इफेक्ट क्या है उस केमिकल का, जैसे कि हैजार्डियस वेस्ट हो गया, वो इसका टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। हैवी मेटल का क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का। तो इन सभी का ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन पे, कम्युनिटी पे और इकोसिस्टम से। तो इन सभी पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन में इकोटॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना सा इकोटॉक्सिकोलॉजी बहुत आसान है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो बायो का मतलब है एक लिविंग, कहीं ना कहीं लिविंग। मैग्निफिकेशन का मतलब है कोई चीज़ बड़ी हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है। ठीक है, तो वो देखते हैं किस तरह से मैग्नीफाई हो रही है वो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे एक नॉर्मल आपने बहुत पहले 11 12 में 9 10 में केस पढ़ा था मरकरी का, कि मरकरी क्या होती है कि वो धीरे धीरे क्या करती है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती जाती है। जैसे कि मान लो कि वाटर के अंदर वो मरकरी आई है। वाटर के अंदर मरकरी क्यों आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैवी मेटल्स वाटर के अंदर आ गई है, तो जैसे मरकरी वगैरह आ गई है तो वो वहाँ पर एल्गी की फॉर्मेशन होगी। तो एल्गी की फॉर्मेशन होगी, एल्गी से वो प्लांट बनेगा। वो प्लांट में उस बकरी खा जाएगी, बकरी को, ऐसी बकरी को कोई कोई दूसरा शेर वगैरह खा जाएंगे। तो इस तरह से क्या वो टॉपिक लेवल में चेंज होती जा रही है। जैसे मान लो कि एक घास के अंदर एक मरकरी है या फिर 0.1 मरकरी है, ऐसी 100 घास है। अब 100 घास के अंदर कुछ ना कुछ रेशियो होगा, उस 100 घास को वो बकरी खा जाएगी तो उसके अंदर क्या आएगी, और भी ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, मरकरी बन जाएगा। और ऐसी कम से कम 10-15 बकरी को वो कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा, समझ रहे हो, और भी ज़्यादा वो चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से वो क्या है, ट्रॉपिकल लेवल में चीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हैवी मेटल वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होती जा रही है। अब देखो जितनी ज़्यादा ये मेटल डिपॉजिट होती रहेंगी उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का, हार्म का, डिजीज़ के आप प्रोन होते जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक बार समझते हैं इसको। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन इज द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक सिलेक्टिव है, ऐसा नहीं हर किसी का, एक सिलेक्टिव। जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, या फिर कुछ पेस्टिसाइड हो गए जैसे कि डीडीटी। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म आप देखेंगे डाई क्लोरो होती है, कुछ डाईक्लोरो डाईफिनाइल एंड टेट्रासाइक्लोहेक्सेन करके कुछ इसकी डीडी की फॉर्म होती है। तो ये एक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड स्टोरेज ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। और क्या होता है कि उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टोर होने लग जाते हैं। देखो देन उसके बाद आता है बायोमैग्निफिकेशन इज द टेंडेंसी ऑफ सम केमिकल टू बिकम इंक्रीज कंसंट्रेटेड एट सक्सेसिव हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन या फूड वेब। देखो अभी मैं फूड चेन को आपको समझाऊंगा।
ठीक है। तो उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है वो एक टेंडेंसी है किसी भी केमिकल की कंसंट्रेटेड को इंक्रीज करने की। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल लेवल में बढ़ते जाओगे या उस फूड चेन में आगे बढ़ते जाओगे तो उसमें क्या आएगी, उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो, अब वाटर है, अब वाटर के अंदर हम मान लेते हैं कि हैवी मेटल्स आ गए, या कहाँ से आ गए, आप लोगों की प्रॉब्लम की, मतलब आप लोगों के कारण ही वो आए हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ, एल्गी की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब एल्गी, उस एल्गी को क्या करेंगे, उसको इंसेक्ट खाएंगे। मान लो ये कितनी एल्गी थी, बहुत 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 सारी थी। अब मान लो ये 1000 इंसेक्ट ने खा ली, तो इस 1000 इंसेक्ट जो ये एल्गी को खा रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मरकरी है। अब इन 1000 इंसेक्ट को एक ही इंसेक्ट खा रहा है, एक इंसेक्ट इन 1000 को खा रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो डिपोजिशन का लेवल है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 0.01 था, अब इन 1000 ने खा ली, तो ये करीब करीब क्या हो जाएगा, और भी और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 0.01 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से काट देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, करीब करीब 10 लेवल आ जाएगा। अब इस 10 को केवल एक नहीं खा लिया, तो ये जो 10 लेवल है मरकरी का वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर ऐसे इंसेक्ट को एक बड़ी मछली ने, मतलब ऐसे हजारों इंसेक्ट को एक बड़ी मछली ने खा लिया, तो 1000 गुना 10 से 10,000 हो जाएगा। देन उसके बाद ऐसे इंसेक्ट को एक बड़ी मछली ने खा लिया, ऐसे बहुत सारे को, तो इस तरह से। और जो मछली को किसने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। अब वो किसके अंदर आ गई, उस ह्यूमन के अंदर आ गई वो मरकरी। अब वो ह्यूमन के अंदर वो मरकरी आ जाती है, कोई भी हैवी मेटल्स आ जाती है, या फिर कोई भी डीडीटी वगैरह आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पर बहुत सारे कुछ डिजीज वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद आता है कि ड्यू टू दिस प्रोसेस टॉक्सिक कंपाउंड्स विच आर लो इन कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट कैन रीच टू डेंजरस लेवल ऑफ इनसाइड सेल एंड टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो बायोमैग्निफिकेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो कंपाउंड्स है वो लो कंसंट्रेशन में थे, लेकिन वो कैसे कैसे धीरे धीरे कह रहे हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। द कॉन्टिनेंट कैन बी हैवी मेटल्स सच एज आर्सेनिक, मरकरी और पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी हो गया। दिस ऑर्गेनिज्म टेक अप दिस सब्सटेंस फ्रॉम फूड दे कंज्यूम। तो मैंने अभी आपको आगे बताया कि इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का आखिर कारण क्या है। पहला ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भाई देखो, बायोमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर जो भी आप खेती वगैरह कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हो, जैसे डीडीटी हो गया, पीसीबी हो गया, मैंने अभी फुल फॉर्म बताई, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो और डाइफिनाइल टेट्रासाइक्लोहेक्सेन। और पीसीबी की कुछ इस प्रकार से होती है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल करके कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ पेस्टिसाइड वगैरह है जिनको आप कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो। अब देखो, आपने एग्रीकल्चर में यूज़ किया है तो ये जो हैवी मेटल्स है वो आपके सोइल में रह जाएंगे। जैसे बारिश वगैरह होगी, वो पानी के साथ कहीं ना कहीं तालाब में, कहीं ना कहीं किसी नाले में, नदी में मिल जाएंगे। और जैसे वो नाले नदी में गिर गई तो वहाँ से क्या हो, कोई ना कोई इनको फिश खाएगी, कोई ना कोई इनको मछली खाएगी, कोई इंसेक्ट खाएगा, तो उस इंसेक्ट को या उस फिश को कोई ना कोई जानवर खाएगा या फिर कोई ह्यूमन खाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे उनकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। पहला कारण क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्री में भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डर्ट आती है, बहुत ज़्यादा ग्रेवियल्स होते हैं, स्क्रैप मेटल्स होते हैं। स्क्रैप मेटल मैंने कहीं ना कहीं नुकीले मेटल्स होते हैं, ठीक है, उन सभी का कहीं ना कहीं, या फिर सॉल्वेंट्स होते हैं या गैसोलीन वगैरह होती है कुछ, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनका भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होगी। तीसरा होता है प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया। अब देखो आजकल क्या है कि बहुत सारा जो प्लास्टिक का कचरा है उसको लोग नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे छोड़ देते हैं। अब जैसे वो कचरा प्लास्टिक किसी भी पानी में जाती है तो वो रिलीज करती है एक कंपाउंड जिसका नाम होता है बिस्फेनॉल, जो कि कहीं ना कहीं कैंसर करने का जो कारण बनता है। देन उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ इन द ओशन। अब देखो, ओशन में कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती है सोना चांदी को निकालने के लिए, ठीक है, ये डीप सी माइनिंग होती है। तो अब सोना चांदी निकालने के लिए जो माइनिंग की जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, तो सल्फाइड और सेलेनियम रिलीज होता है। अब ये सल्फाइड सेलेनियम में क्या होता है, अगर इनकी टॉक्सिक, मतलब इनका जो लेवल है अगर बॉडी में ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो वो भी टॉक्सिक कहलाते हैं। देन उसके बाद टॉक्सिक गैसेस हो गई और एयर पोल्यूशन हो गया, तो ये भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं गैसेस को इन्वायरमेंट में। फिर ऑर्गेनिक कॉन्टिमिनेंट हो गए, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ओवर यूज करने से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या, जैसे खाद वगैरह हो गए या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वगैरह हो गए, ठीक है। अगर आप किसी भी एक तालाब वगैरह में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे दोगे तो उसमें क्या होगी, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। किसकी ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो जाएगी, एल्गी वगैरह हो जाएगी। अगर वो ग्रोथ हो गई बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में तो क्या होगा, उस लेक का उसका यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो वहाँ की मछली वगैरह है, वहाँ की ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो जाएगी, वो लेक से क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे याद कराता है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर पी है
और यहाँ पर एम है, यहाँ पर टी है, AIPMT। तो पहले कौन सा एग्जाम होता था, नीट से पहले AIPMT होता था 2014 से, ठीक है, 2015 तक। AIPMT करके याद रख सकते हो, और एक O भी याद रख सकते हो, AIMTO। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने इकोटॉक्सिकोलॉजी और बायोमैग्निफिकेशन के बारे में अच्छा खासा डिटेल में देखा है। तो इस वीडियो के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है टॉक्सिको विजिलेंस। तो ये 2-3 मिनट की ही वीडियो बनेगी, छोटा सा ही पॉइंट है, इसको भी हम अगली वीडियो में कवर करा देंगे। धन्यवाद।